हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में सरल तरीके से, यहाँ तक कि कई सारे वीडियो को हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिन टॉपिकों को आपको समझने में प्रॉब्लम आती है या उन टॉपिकों में कन्फ्यूजन होता है या कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता है, इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ईजी वे में हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनसे हाल ही में जो हमारा NTA UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें कई सारे दोस्तों को उसमें हेल्प मिली है। और TGT एग्ज़ाम, PGT एग्ज़ाम या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में उन सभी टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, एंसेंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा PYQ की सीरीज़ भी हमने शुरू की थी, जिसमें हमने कई सारे वीडियो अभी तक लेकर आ चुके हैं, लगभग 4-5 पार्ट हमारे हो चुके हैं। तो इसमें भी हमने NTA UGC नेट हिस्ट्री एग्ज़ाम में जो हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज़ की थी, जिसमें आज का हमारा वीडियो मौर्य एम्पायर से रहने वाला है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि NTA UGC नेट के अंदर मौर्य वंश से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी आगे भी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको इस टॉपिक को पढ़ने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी। हमको इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चनों के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चनों के ऊपर आ चुके हैं, आज के वीडियो के अंदर हम मौर्य एम्पायर से रिलेटेड जितने भी NTA UGC नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। मौर्य प्रशासन के बारे में, अशोक के बारे में, अशोक के अभिलेख के बारे में, और जितने भी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं मौर्य एम्पायर से रिलेटेड, उन सभी के बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरीके से विस्तार से बात करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हम अगर मौर्य एम्पायर को पढ़ेंगे तो हमको किस तरीके से मौर्य एम्पायर को पढ़ना है, मौर्य एम्पायर में कौन कौन सी चीज़ें क्वेश्चन किस किस चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक क्या कौन कौन सा फैक्ट हमको याद रखना है, कौन सी चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है और कौन सी चीज़ें हमको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो ये हमारा NTA UGC नेट के अंदर ये क्वेश्चन आया है, तो मौर्य प्रशासन से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप मौर्य एम्पायर अगर आप पढ़ रहे हो तो मौर्य एम्पायर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसका मौर्य प्रशासन है। तो मौर्य प्रशासन को आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। मौर्य एम्पायर में खास करके जो तीर्थ होते हैं और विभाग अध्यक्ष होते हैं और जो संबंधित सेना जिसका उल्लेख मेगास्थनीज वगैरह इन लोगों ने किया है, और अर्थशास्त्र में जिस जिस बातों का उल्लेख मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। तो मौर्य शासन व्यवस्था में पोतवा अध्यक्ष किस विभाग के प्रमुख अधिकारी होता था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये NTA UGC नेट में कम से कम 8 से 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मैच करने वाले में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सिंगल क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो। तो पोतवा अध्यक्ष और ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार रिपीट होने को देखने को मिलता है। अभी भी हम देखेंगे अगले क्वेश्चनों को जब बात करेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेगा। तो पोतवा अध्यक्ष का संबंध किससे था? तो मतलब पोतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी था? तो ये अध्यक्ष के बारे में लगभग 26 अध्यक्ष दिए गए हैं। आप अगर बुक उठाकर देखोगे तो उसके अंदर आपको 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमने 18 जो तीर्थ है उनके बारे में यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो देख लेते हैं पोतवा अध्यक्ष का संबंध मापतोल से, वन संपदा से, नौसेना से या नौकायान से। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल ईजी वे में अगर आप याद रखना चाहते हो तो पोत से, पोत और तोल। तो पोत और तोल को आपको मापतोल से, पोत का मतलब होता है पोतवा अध्यक्ष से, तो मापतोल की बात चल रही है यहाँ पे। तो पोतवा अध्यक्ष का संबंध मापतोल विभाग से है दोस्तों। बस आपको इसी तरीके से रिलेट करके आपको टिक करना है। तो पोतवा अध्यक्ष का संबंध हो गया मापतोल से, तो पोत तोल। इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो कौटिल्य के बारे में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आपको पढ़ लेना है मौर्य एम्पायर में, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो किसके अंदर कौटिल्य के कई नामों के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य के क्या क्या नाम है दोस्तों, कौटिल्य नाम मिलता है, विष्णुगुप्त मिलता है, द्विजर्षप मिलता है। तो ये कई सारे नाम इनके बारे में मिलता है। तो किस ग्रंथ के अंदर इनके नामों के बारे में जानकारी दी गई है, देवी चंद्रगुप्तम, 10 कुमार चरित, मुद्रा राक्षस और अभिधान चिंतामणि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा अभिधान चिंतामणि के अंदर कौटिल्य के जितने भी नाम हैं उन सभी के बारे में चर्चा की गई है और ये कई सारे नामों के बारे में अभिधान चिंतामणि के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों विशाख दत्त की रचनाओं की अगर हम बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस ये दोनों विशाख दत्त की रचनाएं हैं। और इनकी जो रचनाएं लिखी गई है, मुद्रा राक्षस के अंदर तो आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य के जब मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य और घनन के जब संघर्ष हो रहा था, इसके बारे में जानकारी आपको मुद्रा राक्षस के अंदर मिल जाएगी। और इसके बाद अगर देवी चंद्रगुप्तम की बात करें दोस्तों, देवी चंद्रगुप्तम के अंदर आपको रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश के बारे में। और इन दोनों के राइटर कौन है, तो विशाख दत्त इसके राइटर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैच करने वाला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको अधिकारी दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ विभाग दे दिए गए हैं। तो ये बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं। विभाग अधिकारी कौन कौन से, लक्षणा अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, अभी सोल्व करके आए हैं, आप सभी को याद होना चाहिए, और पणिया अध्यक्ष। एक तरफ विभाग है, टकसाल विभाग का अध्यक्ष, वाणिज्यिक विभाग का अध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष, मापतौल विभाग का अध्यक्ष। तो बिल्कुल इजी है दोस्तों, अगर आप इसको अगर क्वेश्चन को अभी सोल्व किया, अगर वो आपने अच्छे से देखा होगा तो बिल्कुल आसानी में ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। और इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हमने बता रखा है आपको, कि जब भी आपको मैच करने वाला क्वेश्चन हो या क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि जो भी आप में श्योर हो कि ये बिल्कुल करेक्ट है, 101%, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसी से आपको मैच करना है, उसी से आपको क्रोनोलॉजी सजाना है। तो यहाँ पे हम पोतवा अध्यक्ष अभी सोल्व करके हैं, तो पोतवा अध्यक्ष से मिलाते हैं दोस्तों। तो पोतवा अध्यक्ष का संबंध किससे था, मापतौल विभाग से था। तो सी का 4 देख लेते हैं। अब सी का 4 आपको अगर मैच करोगे तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में सी का 4 ओनली बी ऑप्शन में दिया है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट माना गया है। तो अब इससे अगर हम मैच करेंगे तो ए का 1 हो जाएगा, तो लक्षणा अध्यक्ष का संबंध टकसाल से हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा दोस्तों, सीता अध्यक्ष का संबंध कृषि विभाग से है। पोतवा अध्यक्ष का हो गया मापतौल विभाग से। पणिया अध्यक्ष का संबंध हो गया वाणिज्यिक विभाग से। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार रिपीट हुआ है ये चारों से। ये अधिकारियों में भी मतलब 26 अधिकारी दिए गए हैं वैसे, मगर ये 5-7 अधिकारियों के बारे में बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको PYQ से ही क्लियर कर लेना है। अगर आपको पोतवा ये अध्यक्ष वगैरह पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो कम से कम PYQ को देख लेना है, ये कौन कौन से अध्यक्ष वगैरह में PYQ में क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, कलिंग युद्ध का उल्लेख अपने राज्याभिषेक के 261 BC में अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण के बाद कलिंग युद्ध और विजय होने के पश्चात अशोक ने अपनी युद्ध की नीति त्याग कर और बौद्ध धर्म के ऊपर अपना पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया था और बौद्ध धर्म के से ज़्यादा आकर्षित होकर युद्ध की नीति को छोड़ दिया था और अपना हृदय परिवर्तन कर लिया, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और 1.5 लाख लोगों ने अपना घर परिवार को जो है तबाह बर्बाद हो गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अशोक ने ये युद्ध नीति को छोड़ दिया था, मतलब इसके बाद युद्ध घोष को छोड़ के धम्म घोष को अपना लिया था उन्होंने, बहरी घोष को छोड़कर और धम्म घोष को अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी किस में मिलती है दोस्तों, जोगढ़ शिलालेख, धौली शिलालेख, रुम्मनदेही शिलालेख या शहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा। तो किसके अंदर मिलना चाहिए दोस्तों आपको, अगर आपको देखना हो, क्योंकि जोगढ़ भी कलिंग के अंदर है और धौली भी कलिंग के अंदर है। कलिंग मतलब उड़ीसा के अंदर ये दोनों अभिलेख है, मगर यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जोगढ़ और धौली के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए अशोक ने जो 14 राजाज्ञाएँ लिखवाई है, 1 2 3 ऐसे करके 14 राजाज्ञाएँ लिखवाई है। मगर कलिंग के अंदर
आपको पता होना चाहिए कलिंग युद्ध के बारे में जो जानकारी दी गई है, अशोक ने अपने 13वें शिलालेख यानी कि 13वीं लाइन के अंदर कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी दी है। मगर जोगढ़ और धौली जो शिलालेख कलिंग के अंदर लगे हुए हैं, उनके अंदर 11, 12 और 13 लाइनों को छोड़कर सभी अभिलेख वहाँ पे उत्कीर्ण हैं। तो धौली के अंदर भी 13वीं लाइन नहीं है और जोगढ़ के अंदर भी 13वीं लाइन नहीं है। तो इस हिसाब से धौली जोगढ़ तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रुम्मनदेही स्तंभ लेख की। तो दोस्तों रुम्मनदेही स्तंभ लेख के अंदर तो इस बात का उल्लेख मिलता ही नहीं है, क्योंकि रुम्मनदेही स्तंभ लेख के अंदर तो आपको कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि जहाँ पे आप अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वहाँ गौतम बुद्ध की जो जन्म स्थान है वहाँ की यात्रा की थी, और यात्रा करने के पास वहाँ से भागबली को माफ़ कर दिया था और वहाँ के करों को 1/6 से 1/8 कर दिया था। तो मतलब वहाँ के करों के अंदर कटौती कर दी थी। इस बात की जानकारी आपको रुम्मनदेही स्तंभ लेख के अंदर मिलती है। तो इस हिसाब से रुम्मनदेही स्तंभ लेख भी गलत हो जाएगा। तो अब बचता है यहाँ पे शहबाजगढ़ी शिलालेख। तो शहबाजगढ़ी शिलालेख के अंदर ही इस बात की जानकारी मिलती है। और दोस्तों NT-UGC नेट का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये शहबाजगढ़ी शिलालेख से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि शहबाजगढ़ी किस शिलालेख की उल्टे कटोरे के ऊपर या भिक्षा पात्र के ऊपर उत्कीर्ण है। तो दोस्तों शहबाजगढ़ी शिलालेख का जो शिलालेख संख्या 7 है वो एक कटोरे के ऊपर या भिक्षा पात्र के ऊपर उत्कीर्ण है। तो ये आपको याद रख लेना है। और अशोक के जो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी, ये भी शहबाजगढ़ी के जो शिलालेख है उसी में ये मिलती है इसकी जानकारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया था। तो मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया था, इस बात की जानकारी किस में मिलती है देख लेते हैं दोस्तों। चतुर्थ स्तंभ लेख, प्रथम लघु शिलालेख, त्रयोदश शिलालेख या प्रथम कली शिलालेख। तो दोस्तों इसके बारे में जो जानकारी मिलती है आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, चतुर्थ स्तंभ शिलालेख के अंदर मृत्यु दंड समाप्त नहीं किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है। शैलकृत मूर्ति का मतलब दोस्तों शैल से बनी, शैल अर्थात एक पत्थर से बनी मूर्ति के बारे में यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। एक या एकात्मक पत्थर से बनी हुई मूर्ति कौन सी है देख लेते हैं। मूर्ति का पूछा है और यहाँ पे भी धौली गज परकम यक्ष रामपूर्वा वृषभ और सांची से प्राप्त चिन्ह। तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर माना जाएगा तो धौली के अंदर एक चट्टान में हाथी को बनाया गया है इस तरीके से। तो धौली गज को ही यहाँ पे हम शैलकृत मूर्ति के रूप में मानेंगे। तो धौली गज के अंदर ही आपको चीज़ देखने को मिलेगी, मतलब शैलकृत मूर्ति आपको धौली के अंदर गज की मूर्ति देखने को मिलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट माना जाएगा। और धौली कहाँ पे है दोस्तों, तो धौली उड़ीसा के अंदर है। और धौली का दूसरा नाम क्या है एक और, धौली और समापा के बारे में कई सारी जानकारी मिलती है दोस्तों। तो धौली को तोसली कहा गया है और जोगढ़ को समापा कहा गया है। और कलिंग प्रदेश की राजधानी तोसली को कहा गया है। कलिंग प्रदेश की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो तोसली को कहा गया है। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। समापा का जो संबंध है जोगढ़ से है, धौली जोगढ़ और तोसली समापा। तो किस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, धौली में भी ली आ रहा है और तोसली में भी ली आ रहा है, तोसली। तो ली से आपको कनेक्ट करना है, ली धौली में ली और तोसली में भी ली, इस तरीके से आपको याद रखना है। और समापा का जोगढ़ आपको अलग ही दिख जाएगा, समापा जोगढ़। इसके बाद अगले क्वेश्चन के देख लेते हैं। मैच करने वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जैसे कि हमने देखा था अभी कि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होकर पूछ लिया जाता है। एक तरफ अधिकारी है, दूसरी तरफ विभाग है। कुपिया अध्यक्ष, सन्निधाता, पणिया अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष। ये फिर से पोतवा अध्यक्ष आ गया, आपने देखा था अभी 2 बार सोल्व करके आ गए, तीसरी बार फिर से पोतवा अध्यक्ष आ गया है। एक तरफ विभाग दे दिए गए तो मापतोल विभाग का अध्यक्ष, व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, वन संपदा का अध्यक्ष, कोषागार का अध्यक्ष। तो बस आपको पोतवा अध्यक्ष अगर आपको याद है तो पोतवा अध्यक्ष आपको मैच कर लेना है। तो पोतवा अध्यक्ष का डी का 1 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में भी दे रखा है। तो 3 और 4 तो बिल्कुल गलत है, तो 1 या 2 सही हो सकते हैं। अब हमको किस तरीके से देखना है दोस्तों, पोतवा अध्यक्ष तो होगा, मगर आपको पता होना चाहिए कुपिया अध्यक्ष का संबंध वन संपदा से है। तो ए का 3 हो जाएगा दोस्तों। ए का 3 अगर हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो जाएगा। सन्निधाता का संबंध कोषागार का अध्यक्ष,
पणिया अध्यक्ष का संबंध व्यापार और वाणिज्य से, पोतवा अध्यक्ष का संबंध मापतोल विभाग से। तो इस हिसाब से 3 4 2 1 3 4 2 1 बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आप सभी को ये याद रख लेना है। और इस तरीके के अध्यक्ष और विभाग वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ये अगर आपने PYQ अगर सोल्व कर लिए तो आपके सही क्वेश्चन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है? तो नगद वेतन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कौन सी पुस्तक के अंदर इस बात की जानकारी मिलती है कि अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाना चाहिए? जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, मध्यकालीन भारत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा बादशाह था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की शुरू की थी। मगर इसका अगर हम प्राचीन काल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अर्थशास्त्र के बारे में या किस ग्रंथ के बारे में इसकी जानकारी मिलती है देख लेते हैं। कामंदक के नीतिसार, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या नीति वाक्य मृत। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के अंदर इस बात की जानकारी मिलती है कि अधिकारियों को नगद वेतन देने का सुझाव देती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। अर्थशास्त्र के अगर लेखक की बात करें तो कौटिल्य को अर्थशास्त्र का लेखक माना जाता है और इसकी भाषा संस्कृत है और इसको शाम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से प्राप्त किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन से सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? मतलब सिक्का का प्रचलन कौन सा विभाग के द्वारा निकलता था? तो यहाँ पे सिक्के के बारे में पूछा, मतलब किस विभाग का संबंध सिक्कों से था? अक्षपटला अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, सौवर्णिक, पणिया अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लक्षणा अध्यक्ष का संबंध सिक्कों से था। मतलब सिक्का जहाँ से निकलते थे, यहाँ से जो टकसाल था, टकसाल का जो अध्यक्ष होता है वो लक्षणा अध्यक्ष होता है। और यहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों, जो सिक्कों की जांच पड़ताल करता था उसको रूप दर्शक कहा जाता था। मतलब उसकी चेक करता था मुद्रा की गुणवत्ता को, मुद्रा के बारे में जो भी क्वालिटी वगैरह मेंटेन करना, ये सारी चीज़ों के बारे में जो चेक करता था उसको रूप दर्शक कहा जाता था। और टकसाल विभाग का जो अध्यक्ष होता है, जहाँ से सिक्के निकलते थे, उसका अध्यक्ष लक्षणा अध्यक्ष होता था। ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। पणिया अध्यक्ष जो होता है व्यापार वाणिज्य संबंधित होता है। और अक्षपटला अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, ये अभिलेखों से संबंधित जितने भी अभिलेख वगैरह होते हैं उनको सेव करके रखना, उनको स्टोर करके रखना का संबंध इसका था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है? पितृवत मतलब सारी प्रजा मेरी संतान है, इस बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? मतलब आपने स्टेटमेंट सुना होगा अशोक के बारे में, अशोक ने अपना स्टेटमेंट दिया है सारी प्रजा मेरी संतान है इस बारे में। तो किस में दिया है? द्वितीय लघु शिलालेख, सप्तम स्तंभलेख, द्वादश शिलालेख या पृथक कलिंग अभिलेख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है कि अपने पितृवत विचार का उल्लेख अशोक ने किसके अंदर दिया है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसके बारे में कि पितृवत वाली बात, यानी कि इसने ये बोला है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, इस बारे में स्टेटमेंट किस अभिलेख के अंदर मिलता है। तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह की हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। और कई सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर डली हुई है, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख सकते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? तो कंटक शोधन का संबंध किससे था दोस्तों? कराधान से, उद्योग से, पथकर से या न्यायपालिका से? तो दोस्तों कंटक शोधन का जो संबंध था ये न्यायपालिका से संबंधित था। और न्यायपालिका में भी ये फौजदारी जो न्यायालय होता है उसका संबंध, मतलब कंटक शोधन जो था ये फौजदारी न्यायालय से संबंधित था। फौजदारी न्यायालय का संबंध मतलब जो क्राइम वगैरह होते थे उनसे रिलेटेड कंटक शोधन न्यायालय होता था। दूसरा एक और होता था व्यावहारिक न्यायालय होते थे, उनका संबंध दीवानी जो होते थे केस, दीवानी प्रकरण, उनसे संबंधित व्यवहारिक न्यायालय होते थे, व्यवहारिक न्यायाधीश होते थे।
तो कंटक शोधन का जो संबंध होता है दोस्तों वो न्याय विभाग से था, मतलब न्यायपालिका से, जो फौजदारी न्यायालय होते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कर से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, और कौन सा कर है और कौन सा कर से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों। विष्टि का बेगार, मतलब यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो विष्टि का बेगार, भाग का स्थानीय कर, कर का महसूल, पिण्य का आपात कर। तो विष्टि का बेगार ये बिल्कुल सही है। भाग का स्थानीय कर मतलब स्थान मतलब कृषि वगैरह से लेने वाला कर। कर का महसूल गलत है, और पिण्य का आपात कर। तो दोस्तों महसूल का मतलब होता है वास्तविक आय, वास्तविक आय। तो महसूल का वाला जो ऑप्शन नंबर 3 है गलत माना जाएगा। और पिण्य का संबंध आपात कर है, और आपात कर साल में एक बार लिया जाता था। यह कौटिल्य ने इस बारे में जानकारी दी है अर्थशास्त्र के अंदर कि राज्य को साल में एक बार ही आपातकर लगाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपातकार नहीं लगाना चाहिए। तो विष्टि जो है बेगार होता है दोस्तों। बेगार का मतलब फ्री में जो राजा के द्वारा या प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा फ्री में जो कार्य करवाया जाता था लोगों से, उसको बेगार कहा जाता था। और भाग जो होता था ये कृषि से लिया जाता था, मतलब कृषि से जो उपज होता था उसके हिस्से के रूप में स्थानीय लोगों से लिया जाने वाला कर भाग कहलाता था। पिण्य कर हमने बता ही दिया, आपातकालीन कर होता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक के रुम्मनदेही स्तंभ लेख के विषय में सही नहीं है। रुम्मनदेही स्तंभ लेख के बारे में हम बात करके आ ही रहे हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सी बात सही नहीं है, मतलब गलत बताना है यहाँ पे। यह लुम्बिनी में स्थित है जिसके अशोक ने स्वयं यात्रा की थी। तो बिल्कुल सही है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। और क्यों यात्रा की थी? क्योंकि ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। अशोक के द्वारा बुद्ध कोणाकमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति में ये इसमें संयोजित है। तो ये भी सही है, क्योंकि जब अशोक ने इसकी यात्रा की थी तो यात्रा के बारे में जानकारी इस अभिलेख के अंदर, इस स्तंभ लेख के अंदर मिलती है। तो ये भी सही है। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया था। इसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, बलि और भाग से मुक्त कर दिया था। तो ये भी यहाँ पे सही है। उसने यहाँ के भू राजस्व को घटाकर उपज के भाग तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगर देखना जाए तो उपज का भाग 1/8 कर दिया था। तो ये भी सही है। मगर यहाँ पे जो एक क्वेश्चन जो देखने का आ रहा है दोस्तों, बुद्ध का कोणाकमन में श्रद्धा समन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति इसमें संयोजित है। तो ये वाला क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें इस बात की स्मृति के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यात्रा तो की है, मगर यात्रा के बारे में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बस इतना मिलता है कि यहाँ पे आकर जो 1/8 कर दिया, और भुगतान का ये कर दिया, क्या बोलते हैं, बलि और भाग को यहाँ पे माफ़ कर दिया। और अशोक ने स्वयं पे यहाँ पे यात्रा की थी। श्रद्धा सुमन से रिलेटेड यहाँ पे कोई स्मृति वाली बात यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। बस बुद्ध का जन्म यहाँ पे हुआ था, इस वजह से यहाँ की यात्रा की थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। और अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष, राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2 इसमें गलत माना जाएगा। मौर्य सेना में सम्मिलित थे। तो मौर्य प्रशासन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप सभी को अगर मौर्य एम्पायर अगर पढ़ना है तो एक तो अशोक के अभिलेख और एक मौर्य एम्पायर, ये 2 चीज़ें किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। और लगभग आपको हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से देखने को मिल जाता है। कई बार तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब मिनिमम है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको अशोक वाले पार्ट से मिलेंगे ही मिलेंगे। और इनमें भी आपको अभिलेख और प्रशासन से रिलेटेड शब्दावली, इन दोनों के अलावा सबसे ज़्यादा चीज़ें मतलब यहीं से पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो आपको ये दोनों चीज़ें हर हाल में पढ़ लेना है, एक तो अशोक के अभिलेख और दूसरा अशोक का जो मौर्य प्रशासन है वो। और इन दोनों की वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही ईजी वे में आप समझ सकते हो अशोक के अभिलेखों को।
तो देख लेते हैं मौर्य सेना में क्या क्या सम्मिलित था। पद्धति यानी कि पैदल सेना, अश्वरोही यानी कि घुड़सवार सेना, रथ और गज, गज यानी हाथी सेना। तो दोस्तों पैदल सेना भी थी, अश्वरोही सेना यानी घुड़सवार सेना भी थी, रथ भी थे और यहाँ पे गज यानी कि हाथी भी थी, क्योंकि मगध के अंदर हाथी की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मगध के अंदर जंगल वगैरह को सफाई करवाई थी, तो वहाँ पे हाथियों की भी भरमार थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 1 2 3 4 मानी जाएगी, चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी भाग की एक प्रशासकीय केंद्र था। तो दक्षिणी भाग का प्रशासकीय केंद्र मतलब दोस्तों ये भारत है, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग है, ये दक्षिणी भाग है और ये उत्तरी भाग है। तो यहाँ पे किसका पूछा है दोस्तों, दक्षिणी भाग की केंद्र का पूछा है। तो तोसली जो है यहाँ पे पूर्वी भाग है, समापा भाग नहीं है। स्वर्णगिरी जो है यहाँ पे दक्षिणी भाग माना जाएगा और उज्जैनी जो है ये पश्चिमी भाग की राजधानी, मतलब जो पश्चिमी जो एरिया था उसका राजधानी के रूप में उज्जैनी को माना जाएगा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है दोस्तों स्वर्णगिरी को माना जाएगा और कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में जो हमारा NTUGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, जो अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहाँ पे आपको तोसली वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कलिंग राज्य की राजधानी या पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो यहाँ पे तोसली आता। और तोसली को क्या बोला गया दोस्तों, धौली को ही तोसली बोला गया है, धौली को तोसली बोला गया है और समापा को जोगढ़, जोगढ़ को समापा बोला गया है। तो ये आपको याद रखना है और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्वर्णगिरी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कई सारे क्वेश्चनों के हमने डिस्कस कर लिया है और आपने जितने भी क्वेश्चनों को देखा है, जो भी हमने क्वेश्चन पूछे कमेंट्स करके आंसर बताने के बारे में आपसे कहा है, वो आप कमेंट्स करके उसका राइट आंसर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स करें, वीडियो पसंद नहीं भी आई है और कोई मिस्टेक है या कुछ गलत बोल दिया है तो वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड किसी टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो उसको भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। आप उसको हम थोड़ा कोशिश करेंगे उसको अच्छे से समझाने की या ट्रिक से या इजी वे में समझाने की, तो ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।